चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की थी दोनों टाइप के रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। और उसके साथ ही हमने पढ़ लिया था कि कैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, या वहां पर किन किन टाइप्स में या किन किन पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमने 3 टाइप के रेस्पिरेशन पढ़ लिए थे प्लांट में, जो कि थे रूट वाले पोर्शन में कैसे रेस्पिरेशन कंडक्ट होता है प्लांट्स में, वहीं पर लीव्स में कैसे होता है, या स्टेम्स में कैसे रेस्पिरेशन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट उसके बाद हम बात करेंगे आज एक कंपैरिजन करेंगे। देखिए, मैं जब से ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है तो मैं काफी सारी चीजों को कोलैबोरेट करके या कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ आपको। और मैं हर बार ये बात भी आपसे बोल रही हूँ कि आप जब भी किन्हीं दो चीजों को कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो दोनों चीजों के डिफरेंसेस क्लियर होते हैं, दोनों प्रोसेसेस में क्या सिमिलैरिटी है वो क्लियर होती है, ठीक है। और उसी जगह सेम दोनों आपको एक साथ ही तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपने जो भी 2 टाइप के रेस्पिरेशंस पढ़ रखे हैं, here we are not talking about aerobic and anaerobic type of respiration, we are talking about the respiration in plants and respiration in animals, all right। चलिए, तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पर एक कंपैरिजन चार्ट प्रिपेयर किया है, ठीक है। इस कंपैरिजन चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है, ये जो प्रोसेस कंडक्ट होती हैं, ठीक है, नेचुरली होती है, इनमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। तो ये जो प्रोसेसेस नेचुरली कंडक्ट होती है उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। Firstly, we are going to talk about that what are the similarities between respiration in plants and animals, and after that we will talk about or we will discuss about the dissimilarities, ठीक है। पहले अभी हम सिमिलैरिटीज के पोर्शन को क्लियर करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहली सिमिलैरिटी है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन O2 इज नीडेड, ठीक है। आप सबको पता है कि जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो उसे कौन सी गैस चाहिए होती है, हम सब जानते हैं, ठीक है, कौन सी, CO2। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पर O2 की रिक्वायरमेंट होने लगती है, ठीक है। और जैसा कि आपको ह्यूमन बींग्स के केस में पता होगा, आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि हमारे पास तो ऑक्सीजन ही है रेस्पिरेशन करने के लिए। अगर हम एरोबिक फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन करेंगे तो भी हमें O2 की ही नीड है, और अगर हम एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन करेंगे तो भी हमें O2 की ही नीड है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि जब हम एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे सेल्स के पास बिल्कुल ही प्रॉपर अमाउंट में होती है। वहीं जब हम एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लगते हैं तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंट होने लगती है, ठीक है। और हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमें थकान, लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है, या मसल क्रैम्प्स, वो सारी चीजें हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन जब डिस्कस किया था वहां पर पढ़ ली थी, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपकी पहले सिमिलैरिटीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिमिलैरिटीज की, जो कि एनर्जी रिलीज्ड, यानी एनर्जी रिलीज तो हो रही है, बट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है, जो अल्टीमेटली एटीपी ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एनर्जी है ना। रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं, हमारी सेल्स रेस्पिरेशन क्यों परफॉर्म करती हैं, टू प्रोड्यूस और लिबरेट एनर्जी, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो स्टोर किस फॉर्म में हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये चाहे प्लांट्स में हो या आपके एनिमल्स में हो या ह्यूमन बींग्स में हो, आपको आंसर ये देना है कि जो भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है वो हमेशा और हमेशा एटीपी के ही फॉर्म में स्टोर्ड होती है, ठीक है। आप मेरे साथ ये चार्ट वीडियो पॉज करके पहले बना लीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद अगर आप एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन दिस चार्ट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी, ऑलराइट। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी बन रही है, जो कि रेस्पिरेशन का अल्टीमेट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसे स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एनारोबिक प्रोडक्ट्स। अब एनारोबिक प्रोडक्ट्स इधर भी CO2 और H2O होते हैं, है ना, आपको पता है, और इधर भी CO2, H2O, एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये इस पॉइंट को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक और एरोबिक और प्लांट्स। तो ये सारी चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस,
कौन सी प्रोसेस बॉडी के किस पार्ट में हो रही है, या अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्गन आपकी बॉडी में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये इनका प्लेटफॉर्म है जो कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है। आपको भी पता है कि अल्टीमेटली सबस्ट्रेट क्या है दोनों टाइप के रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज है। ठीक है, यानी ब्रेकिंग डाउन उसी की हो रही है इधर टू रिलीज एनर्जी, है ना। ऑक्सीजन की नीड क्यों पड़ती है हमारी बॉडी में, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की नीड क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत ही कम लोग इसका एग्जैक्टली आंसर दे पाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस सभी जानते हैं, विच इज अल्टीमेटली नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, एंड ब्रीदिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन एज वी हैव रेड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, हमने पढ़ भी रखा है। बट O2 की नीड क्या है, क्यों हमें ऑक्सीजन चाहिए? तो ऑक्सीजन चाहिए टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, टू हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड टू रिलीज एनर्जी एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों हमारी बॉडी कैसे चल रही है, मैं आपको पढ़ाने आ रही हूँ, आप पढ़ने आते हैं, तो ये जितनी भी हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो होती कैसे हैं, वो होती हैं एनर्जी से। और वो एनर्जी कैसे मिलती है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से। और वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होता है, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि O2 की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में एग्जैक्टली है क्या। सो दीज ऑल पॉइंट्स पर all about the similarities between respiration in plants as well as in animals। अब similarities के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में dissimilarities क्या क्या है। ठीक है, चलिए, so after discussing about the similarities between respiration in plants and animals, अब हम बात करेंगे कि इनके बीच में dissimilarities क्या क्या होती हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज में आपने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, डिस्कस किए, देखे और समझे, जिससे आप काफी हद तक दोनों टाइप के रेस्पिरेशन को सिमिलर प्रोसेस बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सिमिलैरिटीज से ज्यादा हमें दोनों टाइप के रेस्पिरेशंस में डिससिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, और वो डिससिमिलैरिटीज क्या है वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है नो ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात हम जब भी करते हैं, स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स और इन एनिमल्स, हमें पता है कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेस्पिरेशन का। और उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए पहले हमें ऑक्सीजन इनहेल करना भी जरूरी है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सम काइंड ऑफ कंपोनेंट विच इज नॉट अवेलेबल इन आवर बॉडी, है ना। वो हमारी बॉडी में ना किसी रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ना लिबरेट की जाती है, ना हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होती है। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात देखते हैं तो जो भी CO2 का यूटिलाइजेशन होता है, कुछ अमाउंट में CO2 प्लांट्स बॉडी में भी एज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होती है, बट O2 कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी में एब्सेंट होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उसी O2 को लेने के लिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हें रेस्पिरेशन करने के लिए अल्टीमेटली ब्रीदिंग भी करना पड़ता है। ब्रीदिंग मैंने आपको जैसे ही रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझा दिया था और इन दोनों का डिफरेंस भी बता दिया था। तो अगर आपको यहाँ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप बैक वीडियोस में जा सकते हैं और वहां पर इन दोनों का डिटेल में डिफरेंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल से डिफरेंशिएशन जो कि सबसे पहला भी है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रीदिंग होती है, क्योंकि उन्हें अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनहेलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और वहीं अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी टाइप की ब्रीदिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू वन नेक्स्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, देखिए बात करते हैं प्लांट्स की, तो वहां पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कोई नहीं है। ऑलराइट, वहां पर जाइलम एंड फ्लोएम है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते रहते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है अगर, ठीक है, यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो वो एनिमल्स में है या ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है,
जिसमें कि आपके आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आते हैं। ये डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जब हम इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। नाउ अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छे से याद रखें। और ये आप अगर थोड़ा सा भी बिना इस चार्ट को देखे अगर आप ऐसे ही डीपली सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं बिटवीन रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आपको ये खुद ही आंसर मिल जाएगा कि प्लांट्स में आफ्टर रेस्पिरेशन जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो काफी कम, सॉरी एनर्जी, हाँ एनर्जी भी बोल सकते हैं हम और हीट भी बोल सकते हैं। तो हीट जो भी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन वो प्लांट्स में काफी कम है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन। आप सब जानते हैं कि हम प्लांट से एक बहुत ही मेजर चीज में अलग हो जाते हैं जो कि है लोकोमोशन। ऑलराइट, हम लोकोमोशन करते हैं और प्लांट्स एक जगह स्टेबल रहते हैं। ठीक, अगर कोई चीज एक ही जगह स्टेबल है, पड़ी हुई है या रखी गई है, तो उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए, सिर्फ उतनी जो उसकी लाइफ को या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए चाहिए। ठीक है, अदर जो भी काम होंगे उसके लिए उसे एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है। ठीक है, वही अगर हम एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की बात करें, अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस तो करनी ही करनी है, लाइफ मेंटेनेंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट मैकेनिज्म्स हैं वो करना ही करना है, साथ ही लोकोमोशन करना है। ठीक है, तो लोकोमोशन के लिए आपको जानते ही हैं आप कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रेस्पिरेशन का रेट बहुत हाई हो जाता है। रेस्पिरेशन का रेट मतलब बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड लिबरेशन ऑफ CO2 होता है यहाँ पर, यानी खाने को बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो टू द टाइम गिवन नहीं पूरी हो पाएंगी। ठीक है, और अल्टीमेटली आपकी बॉडी वीक पड़ने लगेगी। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें, क्योंकि इनमें लोकोमोशन कंप्लीटली एब्सेंट है, तो उन्हें उतनी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड नहीं होती है जितनी एनिमल्स में होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 इज प्रोड्यूस्ड एंड नो CO2 इज प्रोड्यूस्ड। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये आप सिक्स या फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे कि रेस्पिरेशन के टाइम में ह्यूमन बींग्स का क्या इनहेलेशन है या किस चीज का एक्सहेलेशन है, या प्लांट्स में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन किस गैस का इनहेलेशन और किस गैस का एक्सहेलेशन है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट वन विच इज CO2 produced utilized by photosynthesis, CO2 produced utilized by atmosphere। जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है तो कुछ अमाउंट में CO2 भी वो रिलीज करता है और वो CO2 प्लांट में ही यूज कर ली जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सभी ने फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है ऑलरेडी। फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि CO2 क्या इंपॉर्टेंस रखता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो कि प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, CO2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर CO2 नहीं होगा, देयर इज नो CO2, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस एज वेल। ठीक है, तो CO2 आपको पता है कि जो CO2 प्लांट्स रिलीज करते हैं वो CO2 उन्हीं में यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। वही जो हमारी बॉडी से CO2 लिबरेट की जाती है एज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, है ना, वो CO2 एटमॉस्फेयर में जाती है और वो CO2 भी कहीं ना कहीं प्लांट्स के ही थ्रू या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू यूज कर ली जाती है, जिसको सिंपली हमने बोल दिया कि एटमॉस्फेयर में जो चीजें प्रेजेंट हैं उनके द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है। क्या यूटिलाइज कर ली जाती है? वो CO2 जो एनिमल्स अपने रेस्पिरेशन के एज अ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ऑलराइट, देखिए अभी तक हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है कि लीव्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, यानी अल्टीमेटली लीव्स में रेस्पिरेशन कैसे करते हैं हमारे प्लांट्स। तो लीव में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाया है बहुत अच्छे से कि द फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो आप वो वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसी को मैं समझा देती हूँ यहाँ पर भी। देखिए लीव्स में जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो टोटली डिपेंड करता है स्टोमेटल फोर्स पे, यानी स्टोमेटास पे।
जो कि लीफ के अपर सरफेस पर बहुत ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये स्टोमेटा डिपेंड होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं इनकी जो किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड सेल्स होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं उन पे ये डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ओके, विच आर नोन एज गार्ड सेल्स। और हमारी लीव्स में जो भी स्टोमेटल अपर्चर्स होते हैं यानी गार्ड सेल्स होती हैं, वो पूरी फंक्शनिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती हैं अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग से, ठीक है। तो ये जो भी चीजें हैं यानी जो गैशियस एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है लीव्स में, वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन की प्रोसेस मैंने आपको बताई है, बट इसे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलिए, हमारा रेस्पिरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन हो या प्लांट्स में रेस्पिरेशन हो, ठीक है। 2-3 वीडियोस में इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर लिया गया है। तो अगर आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है तो आप प्लीज लास्ट वीडियोस को चेक करिए और इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़िए, ठीक है। पूरा का पूरा रेस्पिरेशन जो डिस्क्राइब हुआ है यहाँ पर, वो आपके बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे पढ़िए, ठीक है, और अपनी स्टडीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही लास्ट टॉपिक है, और कहीं ना कहीं ये टॉपिक ऐसा माना जाता है कि जब आप बोर्ड्स के लिए बैठेंगे तो वहां पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है, बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए, क्योंकि आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं अबाउट रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना इसके कंडक्शन में, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी। लेकिन क्या आप इस बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ओवर एक्वेटिक एनिमल्स। थोड़ा सा आप सोचेंगे तो बहुत ही सिंपलर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बट ये एज इट इज पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कई सारी रेफरेंस बुक्स में ये एक सेपरेट टॉपिक भी दिया गया है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है ये, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जैसे हम लोग हो गए, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, लायंस, काउ, डियर, बफेलोस, जितने भी प्लेन पर रहने वाले यानी जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। तो उनके पास ऐसा क्या एडवांटेज है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के पास नहीं है, ठीक है। इनका सिर्फ एक ही सिंपल सा आंसर है, ऑक्सीजन। ऑलराइट, यानी जब हम सरफेस पर रहते हैं, अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, तो वहां पर एनवायरनमेंट ओपन है, ओपन एनवायरनमेंट में गैशियस सफिशिएंट अमाउंट में रहती है। तो यहाँ जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके लिए रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलती रहती है ऑक्सीजन। वहीं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे, एक्वेटिक एनिमल्स के साथ क्या कंडीशन होती है कि उन्हें सिर्फ उतनी ही ऑक्सीजन मिल पाती है जितनी कि वाटर में डिजोल्व होते हैं या किसी वाटर बॉडी में डिजोल्व होती है, ठीक है। तो उनका रेस्पिरेशन और इनका यानी एक्वेटिक एनिमल्स का रेस्पिरेशन और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का रेस्पिरेशन काफी ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाता है इसी जगह, क्योंकि हम बहुत ही नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। इफ अगर हम बहुत ज्यादा कोई विगोरस एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं तो हम एक नॉर्मल रेट से ब्रीदिंग करते हैं, विच इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो 15 to 18 टाइम्स होता है, 15 to 18 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना ही नॉर्मल है ना डेटा। बट वही अगर हम, आपने किसी फिश को देखा हो, किसी मछली को, वो बहुत तेज तेज से उसके गिल्स आपको मूव होते हुए दिखेंगे, यानी आपको उसका गट पोर्शन बहुत तेजी से मूव होता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी में किसी भी जो डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन है वो काफी कम है और उन्हें वही ऑक्सीजन से अपना गुजारा करना होता है। इस वजह से उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन काफी हाई हो जाता है, ठीक है, यानी वो बहुत तेजी से ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हैं। वहीं जो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही स्लोली भी अगर ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं तो उनके रेस्पिरेशन पे कुछ खास इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि अगर हम दोनों के रेस्पिरेशन रेट को या रेस्पिरेशन को कंपेयर करें, कौन दोनों, आपके एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को, तो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं उनके पास काफी एडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है। वहीं
इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पानी में उतनी ही ऑक्सीजन इन्हें मिल सकती है जितनी वाटर में डिजोल्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा।